हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिल्वर लाइब्रेरी। सो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स ऑफ बायोलॉजी, जो कि है क्लास 9 का। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है। इस इसका सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन होता क्या है। ठीक है, और रेस्पिरेशन के इतना भी इक्वेशन वगैरह है हम वो पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आता है रेस्पिरेशन वर्सेस बर्निंग। रेस्पिरेशन वर्सेस बर्निंग जो है ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इस पूरे चैप्टर में। फिर आता है काइंड्स ऑफ रेस्पिरेशन। काइंड्स ऑफ रेस्पिरेशन और जो रेस्पिरेशन है वो आपको पहले भी क्लासेस में आ चुका है और आगे क्लासेस में वो आता ही रहेगा, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आता है एक्सपेरिमेंट ऑन रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट ऑन रेस्पिरेशन प्लांट्स जो है, जो भी सिलेबस में दे रखा है, मैं वो सब के अलावा जो जो कि क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं उन एक्सपेरिमेंट्स को लेकर मैं वो क्वेश्चंस कराऊंगी, मैं पूरा एक्सपेरिमेंट नहीं समझाऊंगी। तो फिर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा। सबसे पहले है इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन होता क्या है, तो यहाँ पर है कि द ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरनमेंट टू सेल्स विद इन टिश्यूज एज वेल एज द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ऑपोजिट वे इज रेफर्ड टू एज रेस्पिरेशन। इट इज अ बायोलॉजिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस विद इन द सेल्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये रेस्पिरेशन का है डेफिनेशन की जो ऑक्सीजन या फिर जो कि होता है हमारा एनवायरमेंट्स टू द सेल्स विद इन द टिश्यूज। तो सबसे पहले यहाँ पर ये बोलते हैं कि रेस्पिरेशन होता क्या है, रेस्पिरेशन क्यों चाहिए। तो प्लांट्स जो है उन लोग को जो उनकी डेली एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, प्लांट्स क्या, हम जितने भी ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वो रेस्पायर क्यों करते हैं, बिकॉज दे नीड टू कैरी आउट देयर एवरीडे बॉडी एक्टिविटीज। ठीक है, तो उसके लिए क्या चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, तो उसके बाद अभी इस चैप्टर में हम उसी के बारे में पढ़ेंगे कि थ्रू एनर्जी, ठीक है, ये रेस्पिरेशन का क्या प्रोसेस है इन प्लांट्स एंड कितने टाइप्स ऑफ है, वही सब हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, और जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल आप लोग को समझाती हूँ कि अब जैसे कि प्रोटीन्स जब बनने होते हैं, ठीक है, प्लांट्स को जब प्रोटीन्स बनाने होता है तो उसके लिए उन लोग को चाहिए होता है अमीनो एसिड्स। ठीक है, ग्लूकोज से उनको मिलता है स्टार्च, और जितने भी वो मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, या फिर सेल वॉल से या फिर प्लांट सेल से, वो सारे क्यों होते हैं, जस्ट बिकॉज दे नीड टू रिक्वायर एनर्जी। ठीक है, तो ये सारे जो एक्टिविटीज करने के लिए इनको जो एनर्जी चाहिए होती है ना, ये एनर्जी कैसे आती है ना, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जब होता है तो कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑल निकलता है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट वगैरह। ठीक है, तो ये जो ब्रेकडाउन वगैरह होता है ना, ये होता है बहुत सारे प्रोसेसेस में। तो वो जो प्रोसेस होता है ना, वो आता है रेस्पिरेशन के अंडर। ठीक है, तो वो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि इट इज अ बायोलॉजिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस विद इन द सेल्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये लिखा हुआ है बायोलॉजिकल रिएक्शन, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि इट इज अ बायोलॉजिकल रिएक्शन, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये था फर्स्ट इसका डेफिनेशन। ठीक है, ये था इसका डेफिनेशन। फिर अब उसके बाद है कि सेकेंड पॉइंट है द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज। द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज टू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर डज नॉट ऑकर इन सिंगल स्टेप। तो अभी मैंने जैसे बोला कि ग्लूकोज का सबसे पहले ब्रेकडाउन होता है, तो ऐसा नहीं है कि ये ग्लूकोज जो है इसका ब्रेकडाउन होकर हमने डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिल गया, नहीं, ये बहुत सारे प्रोसेस लगते हैं और एक ही सिंगल स्टेप में ये हमें नहीं मिलता है। तो ऐसे टू मेजर फेजेस होते हैं, पहला होता है हमारा ग्लाइकोलिसिस और दूसरा होता है हमारा क्रेब्स साइकिल। ठीक है, अब ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल एक दो बहुत बड़े फेजेस हैं, दो बहुत बड़े साइकिल्स हैं, ठीक है, जिसके लिए एक पूरा फुल चैप्टर आपको आगे जाकर आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ ग्लूकोज का ये बता रखा है, एक चार्ट है। ठीक है, इसमें बस यही थोड़ा सा मैंने बताया, ग्लाइकोलाइसिस के बारे में थोड़ा सा आइडिया दिया है कि जब ग्लूकोज ग्लूकोज जो है वो क्या होता है ना, पाइरूवेट में कन्वर्ट होता है। पहले तो आपको यही दिमाग में रखना है कि ग्लाइकोलाइसिस क्या क्या मतलब है, कि मतलब कि ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पाइरूवेट। ठीक है, ऑकरिंग इन द साइटोप्लाज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्लाइकोलाइसिस होता कहाँ पर है, ये होता है साइटोप्लाज्म में। और ग्लाइकोलाइसिस क्या प्रोसेस है ना, ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होके बन जाता है हमारा पाइरूवेट। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए इसका कैसे प्रोसेस होता है, सबसे पहले ग्लूकोज जो है, ठीक है, वो कन्वर्ट होता है फ्रुक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट में। ठीक है, और फिर उसके बाद वो जाके कन्वर्ट होता है पाइरूवेट में। ठीक है, तो ये ऐसे एक दो स्टेप लगता है, और उसमें भी ना एनर्जी कितनी लगती है, ठीक है, एनर्जी कितनी जनरेट होती है, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि ओवरऑल हम इसमें यही पढ़ रहे हैं कि कितना एनर्जी रिक्वायर होता है प्लांट्स को, कितना एनर्जी इन्वेस्ट होता है एंड कितना जनरेट होता है, वो सब हम ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये था ग्लाइकोलाइसिस का तो एक चार्ट। ठीक है, इसमें से आपको ये समझना है कि ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो होता है साइटोप्लाज्म में, एंड ग्लाइकोलाइसिस इज द प्रोसेस ऑफ द कन्वर्जन ऑफ द ग्लूकोज इनटू पाइरूवेट। ठीक है,
फिर आता है क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल के बारे में हम आगे जाकर पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आता है हमारा फोर्थ हमारा यही है कि जो भी एनर्जी लिबरेट होती है ब्रेकडाउन में, वो होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये आपको आगे आगे भी आपने पढ़ा होगा बहुत बार कि जो भी एनर्जी जो भी रिलीज होती है, ठीक है, कुछ भी ब्रेकडाउन वगैरह होता है, तो एनर्जी जो रिलीज होती है वो इन द फॉर्म होती है एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। और यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर एडीपीपी लिखा है, तो एडीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट, ठीक है। एटीपी, टी मतलब ट्राई, डी मतलब डाई, ठीक है। फिर उसके बाद अभी हमारा है नेक्स्ट, एक मिनट, हाँ, अभी हमारा है ना रेस्पिरेशन वर्सेस कंबशन, या फिर हम इसको बोलते हैं बर्निंग, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पर अभी हम अच्छे से, ये एक डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ये 3 मार्क्स के डिफरेंस में तो आता ही आता है इस चैप्टर में से, ठीक है। तो रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन को मैंने पहले ही बोल दिया था कि इट ऑकर्स इन अ सीरीज ऑफ केमिकल स्टेप्स, और बर्निंग क्या है? इट कैरीज इन अ सिंगल स्टेप। सेकेंड है हमारा इट इज कैरिड आउट बाय एंजाइम्स, ये वाला है इट इज कैरिड आउट बाय हीट। हमें पता है कि कंबशन के लिए, बर्निंग के लिए हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एंड रेस्पिरेशन के लिए एंजाइम्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। और मैंने फर्स्ट में से बोला था कि इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस एंड कंबशन इज अ फिजिकल केमिकल प्रोसेस, ठीक है। और रेस्पिरेशन जो है, एनर्जी जो लिबरेट होती है वो इन द फॉर्म ऑफ एटीपी होती है और हीट होती है, और कंबशन जो होता है वो सिर्फ हीट एंड लाइट में उसकी एनर्जी लिबरेट होती है। और रेस्पिरेशन जो है वो बॉडी टेम्परेचर में आकर होती है, या फिर कोई भी नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर में ही रेस्पिरेशन होता है। लेकिन कंबशन जो होता है उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है ना, हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ना मैंने एक फोटो यहाँ पर दे रखी है कि ये डेफिनेशन है, ठीक है, ये एक डेफिनेशन है। आप ना इस फोटो को अच्छी तरह से दिमाग में रख लो, इससे ना आप अच्छे से पूरा डेफिनेशन आप लिख सकते हो रेस्पिरेशन का, कि ये ट्रांसफर ऑफ, ये होता है ऑक्सीजन का, ठीक है, फ्रॉम द आउटर एनवायरमेंट टू द प्लांट सेल, ठीक है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ठीक है, और ऑर्गेनिक मैटर घुसता है और एनर्जी निकलती है, ठीक है। एनर्जी कैसे निकलती है? ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ द एंजाइम्स, या फिर हम बोल सकते हैं ग्लूकोज, ठीक है। यहाँ पर है रिएक्शन ऑफ रेस्पिरेशन और रिएक्शन ऑफ कंबशन, ठीक है, कि जैसे कि ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, फिर हमें देता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। और कंबशन का क्या होता है? फ्यूल प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज वेरी मच रिक्वायर्ड इन द फॉर बर्निंग, ठीक है। तो फ्यूल प्लस ऑक्सीजन होता है तो हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड एनर्जी, ठीक है। तो ये था हमारा रेस्पिरेशन और कंबशन का डिफरेंस, ठीक है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पर, जो कि है हमारा काइंड्स ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। काइंड्स ऑफ रेस्पिरेशन में 2 काइंड्स आता है। इसमें अभी आप मतलब कि बहुत ही थोड़ा सा पढ़ेंगे कि एरोबिक क्या होता है, एनारोबिक क्या होता है। आगे जाके हम लोग बहुत अच्छे से पूरा फुल्ली पढ़ते हैं इन 11th एंड 12th कि एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, कितना एनर्जी लिबरेट होता है, ठीक है, वो सब हम तब पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ेंगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। तो हमें ये नॉर्मली हमें पता है कि फ्री ऑक्सीजन जो है वो हमें चाहिए रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। उससे क्या होता है कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होता है, ठीक है। इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है एंड वाटर बनता है एज द एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है। और ये हम लोग इसको क्लियरली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं थ्रू इक्वेशन। अब ये जो इक्वेशन है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग लिख लो इंपॉर्टेंट, एरोबिक का भी एनारोबिक का भी, मतलब कि कुछ आए ना आए, इन दोनों के इक्वेशन तो लिखने आएंगे ही आएंगे जरूरी से। और क्योंकि इस इक्वेशन के साथ आपको 2 चीज में ध्यान रखनी है कि एक तो यहाँ पर इसका रिएक्टेंट क्या है, और यहाँ पर इसका रिएक्टेंट क्या है, और एरोबिक रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट्स क्या है। एंड प्रोडक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वो जरूर पूछता है कि एंड प्रोडक्ट्स क्या है, ठीक है, और रिएक्टेंट्स क्या है। और क्योंकि आपका डेफिनेशन जो है ना एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन का, वो बनता भी मतलब कि इन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स से ही है, ठीक है। तो यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है ना कि कंप्लीट कंबशन ऑफ ऑक्सीडेशन, सॉरी, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होता है, जिसकी वजह से हमें फॉर्मेशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की, ठीक है। तो अब रेस्पिरेशन जो होता है वो सिर्फ मतलब कि तभी प्रोसीड हो पाता है जब ऑक्सीजन अवेलेबल होती है, ठीक है। इसलिए हम इसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने इसका पॉइंट्स में यही लिखा हुआ है, इट प्रोसीड्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। मैंने ये सिर्फ ना वो क्या बोलते हैं की पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं
ये की पॉइंट्स आपको याद रखना है कि कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, एनर्जी लिबरेटेड इन 338 एटीपी फ्रॉम 1 मोल ऑफ ग्लूकोज ऑकर्स नॉर्मली थ्रू आउट लाइफ। ठीक है, अब आता है एनारोबिक में। एनारोबिक क्या बोलता है कि कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, ठीक है, जो कि ना रेस्पायर करते हैं ओनली इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि उनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है रेस्पायर करने के लिए। जिसमें क्या होता है कि ग्लूकोज का जो ब्रेक डाउन होता है वो कंप्लीटली ब्रोकन डाउन नहीं हो पाता है, वो इनकम्प्लीटली ब्रोकन डाउन होता है, जिसकी वजह से हमें क्या होता है कि हमें फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इतना देखने को नहीं मिलती है। हमें क्या मिलता है ना, इथानॉल। ठीक है, यहाँ पर ये जो C2H5, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ C2H5OH। ठीक है, ये है हमारा इथानॉल। ठीक है, C2H5OH मतलब कि इथानॉल हमें मिलता है एज एन एंड प्रोडक्ट विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, एंड विद दैट वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जो कि हम लोग को बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में मिलता है। अब आप लोग बोलोगे कि जो भी मतलब कि यहाँ पर एरोबिक में भी कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसमें हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, ठीक है, लेकिन एनारोबिक में तो इनकम्प्लीट हो रहा है, तो उसमें कैसे हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला? तो हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे मिला है, ये है इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। ठीक, क्योंकि ब्रेकडाउन तो हो रहा है ना, ब्रेकडाउन तो जैसे भी करके हो रहा है, तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद अभी हमारा, मैंने इसमें भी यही लिखा हुआ है कि एंड प्रोडक्ट्स आर इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी लिबरेटेड इज 3 ATP एंड ऑकर्स टेम्पररी फॉर शॉर्ट पीरियड्स। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ था हमारा एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो फटाफट से हम आप आ जाते हैं एक्सपेरिमेंट्स और रेस्पिरेशन। इसमें जो भी मैंने एक्सपेरिमेंट्स और रेस्पिरेशन में मैंने जो भी सॉल्व मैं अभी करूंगी वो सारा है आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इतना गो थ्रू नहीं करना है सारे एक्सपेरिमेंट्स में, जितना है आपके एक्सरसाइज में आपको सिर्फ उतना ही उसमें ही ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, ये 2 केमिकल रिएक्शंस दे रखे हैं। ठीक है, और 2 केमिकल रिएक्शंस दे रखे हैं और उसका हमें फिलअप करना है। तो फटाफट से हम फिलअप कर देते हैं। मैंने बताया था कि 2 केमिकल रिएक्शंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट इन दिस होल चैप्टर, दैट इज ऑन एरोबिक एंड एनारोबिक। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सा एरोबिक है कौन सा एनारोबिक है। ठीक है, तो हाँ, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे ये वाला। ये वाला है हमारा कौन सा रेस्पिरेशन है ना, ये वाला यहाँ पर है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, इसका मतलब ये है हमारा एरोबिक। ठीक है, तो और यहाँ पर इसमें ऑक्सीजन नहीं है रिएक्टेंट के साइड में, तो इसका मतलब ये है एनारोबिक। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये जब एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है ना, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ऑक्सीजन होता है, जिसके वजह से क्या होता है कि हमें मिलता है 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 एंड 6H2O। ठीक है, हमें वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड हमें कंप्लीट मिलता है। फिर उसके बाद एनारोबिक रेस्पिरेशन में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें क्या मिलता है ना, इथानॉल मिलता है। तो इथानॉल का क्या है, C2H5OH। ठीक है, ये हमें ध्यान में रखना है कि C2H5OH। ठीक है, इसका नाम क्या है, इथानॉल या फिर और इथाइल अल्कोहल। ठीक है, ये दोनों इसका अलग अलग नाम है। फिर उसके बाद हमें देखना है कि 2 प्रोसेसेस, नेम द प्रोसेसेस पूछ रहा है और बाय द 2 केमिकल रिएक्शंस पूछ रहा है ये। ठीक है, तो हमें ऑफ कोर्स सी बात है, हमें पता है कि ये है इसका एरोबिक एंड एनारोबिक। ठीक है, फिर उसके बाद व्हाट आर द कंडीशंस अंडर व्हिच द 2 रिएक्शंस A एंड B आर ऑकरिंग। तो हमने यहाँ पर एरोबिक, ये है एरोबिक और ये है एनारोबिक। तो ए का हमने पहले बताना है कि कंडीशन क्या है जब एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। ठीक है, तो मैंने पहले ही बता दिया था कि एरोबिक रेस्पिरेशन तभी होगा जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर हम ए में लिख देंगे कि ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और बी है हमारा एनारोबिक। तो एनारोबिक कब होगा, जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी ओनली इन द एब्सेंस ऑफ
ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा हो गया है सॉल्व। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एप्लीकेशन स्किल टाइप। फिर उसके बाद अभी हम चलते हैं हमारे दूसरा एक्सपेरिमेंट जो है हमारा, उसमें चलेंगे। ठीक है, हाँ, यहाँ पर हमारे आते हैं 5 क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। तो मैं एक एक करके ऐसे सॉल्व करके आपको बताती हूँ। पूरा मैं समझाऊंगी, सिर्फ मैं सॉल्व नहीं करूंगी। ठीक है, सिर्फ आंसर नहीं बताऊंगी, पूरा समझा के मैं करूँ, क्योंकि अगर आप अच्छे से समझ लोगे ना तो आपको ये इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हमारा ये आता है डायग्राम। डायग्राम हम बता क्या रहा है, अब डायग्राम में है कलर्ड वाटर। ठीक है, एक्सपेरिमेंट है, कंट्रोल है। ठीक है, टेस्ट ट्यूब, 2 टेस्ट ट्यूब हमारे यहाँ पे दे रखे हैं, टेस्ट ट्यूब एक्स एंड टेस्ट ट्यूब वाई। तो टेस्ट ट्यूब एक्स में है हमारा जर्मिनेटिंग पीस, और टेस्ट ट्यूब वाई में है हमारा बॉइल्ड पीस सोक्ड इन डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, तो अभी ये एक्सपेरिमेंट ये है कि यहाँ पर ये जो कलर्ड वाटर है, ठीक है, ये जो कलर्ड वाटर है, ये यहाँ पर ये जो टेस्ट ट्यूब एक्स है, ये सिर्फ इसी में फिल क्यों हुआ, पर्पस क्या है इसका। ठीक है, और ये पूछ रहा है कि बायोलॉजिकल प्रोसेस कौन सा है ये। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम देखेंगे कि हमारा पर्पस क्या है ऑफ कीपिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब एक्स एंड वाई। ये जो है ना, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन हमने ये रखा क्यों है। तो अभी हमने ये देखना है कि हमें ये चाहिए क्यों। ठीक है, हमें देखना है प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन रखा है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे नहीं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, काम करती हूँ। ए टू चेक द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन इतना सा लिखने से नहीं चलेगा, हमें पूरे मार्क्स चाहिए तो हमें पूरा लिखना पड़ेगा। तो अब ये टू चेक द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का क्या मतलब निकलता है कि हाँ, हमें तो पता है ये एक्सपेरिमेंट ही इसलिए हो रहा है, लेकिन इसके साथ हमें लिखना है बिकॉज KOH absorbs कार्बन डाइऑक्साइड इफ प्रेजेंट। ठीक है, ये हमें ध्यान में रखना है कि KOH जो हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसलिए हमने रखी, अगर वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं है, उसके लिए हमने रखा है ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, फिर उसके बाद बी है हमारा, वाई हैज द कलर्ड वाटर राइजन इन द ट्यूबिंग 1। ट्यूबिंग 1 है हमारा टेस्ट ट्यूब एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या बोलना है कि जो ये रेस्पिरेशन का पूरा प्रोसेस हो रहा है टेस्ट ट्यूब एक्स में, ठीक है, क्यों हो रहा है, क्योंकि ना ऑक्सीजन जो है वो जो भी उस टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो कंज्यूम हो गई है। जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो CO2 प्रोड्यूस हुआ है ड्यू टू द रेस्पिरेशन, वो क्या किसकी वजह से एब्जॉर्ब हो जा रहा है ना, KOH जो है टेस्ट ट्यूब में वो एब्जॉर्ब कर दे रहा है। जिसकी वजह से जो स्पेस डेवलप हुई है, जो ऑक्सीजन को कंज्यूम करके, ठीक है, जो स्पेस डेवलप हुई है, वहां पर कलर्ड वाटर राइज हो गया है। ठीक है, ये देखिए मैं यहाँ पर बताती हूँ कि यहाँ पर जो है वो रेस्पिरेशन फॉलो हो रहा है यहाँ पर, लेकिन ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ तभी जाकर रेस्पिरेशन हुआ। और फिर जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो KOH ने क्या लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, जिसकी वजह से यहाँ पर स्पेस हो गया। तो स्पेसिंग की वजह से क्या हुआ कि वहां पर जो कलर्ड वाटर है वो राइज हो गया। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ इसका आंसर। इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम, when the process of, एक मिनट, when respiration took place in test tube X, the O2 present in the test tube is consumed। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले यही लिखना है कि जो ऑक्सीजन प्रेजेंट हुआ है उसकी वजह से रेस्पिरेशन हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, द CO2 प्रोड्यूस्ड is absorbed by KOH। ठीक है, ये हमने लिख दिया। फिर उसके बाद हमने अभी लिखना है
hence space is developed due to the O2 consumed, ठीक है, ड्यू टू द O2 कंज्यूम्ड, यहाँ पर मैं ऊपर लिख दे रही हूँ, एंड द कलर्ड वाटर राइज्ड। ठीक है, यहाँ पर हमारा हुआ कि यहाँ पर जो कलर वाटर है वो राइज क्यों हुआ, क्योंकि रेस्पिरेशन हुआ टेस्ट ट्यूब एक्स में, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो प्रेजेंट था टेस्ट ट्यूब के अंदर वो कंज्यूम हो गया, तो वहां पे खाली स्पेस हो गई। तो जो खाली स्पेस क्यों हुई, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी जो निकला वो एब्जॉर्ब कर लिया गया बाय KOH, सो दैट्स वाई जो खाली स्पेस थी वहां पर कलर्ड वाटर आ गया। ठीक है, अब हमारा आता है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ कीपिंग बॉइल्ड पीस सोक्ड इन अ डिसइंफेक्टेंट इन द टेस्ट ट्यूब वाई। अब टेस्ट ट्यूब वाई में हमने बॉइल्ड सीड्स क्यों रखे हैं, बॉइल्ड पीस, ठीक है, इसका रीजन क्या है। अब इसलिए हमने रखा है क्योंकि बॉइल्ड सीड्स जो हैं होते हैं वो डेड होते हैं, जिसके और वो रेस्पायर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, वो हम उन्हें बॉईल कर लेते हैं पूरा, तो वो अपने जो जो उनका पहला से ही स्टेज होता है ना, जिसमें वो रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है, और एक्टिव रहता है, वो स्टेज वो नहीं रहता है, वो ऑलरेडी डेड हो जाता है। ठीक है, इसकी वजह से वो रेस्पायर नहीं कर पाते हैं, और जिसकी वजह से रेस्पिरेशन ना हो उस टेस्ट ट्यूब में, दैट्स व्हाई वी कीप द डिसइंफेक्टेंट सोक्ड इन बॉइल्ड पीस। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बिकॉज, एक मिनट, because the boiled seeds are dead because the boiled seeds are dead and cannot respire. ठीक है, this is the main reason, purpose of keeping boiled peas soaked in a disinfectant in test tube Y. फिर चौथा है हमारा नेम द बायोलॉजिकल प्रोसेस। बायोलॉजिकल प्रोसेस तो पूरा पता ही चल गया होगा कि क्या है हमारा। ठीक है, तो बायोलॉजिकल प्रोसेस हमारा रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन। फिर उसके बाद डिफाइन द बायोलॉजिकल प्रोसेस, तो हमें इसी का डेफिनेशन इसमें लिखना है। ठीक है, ये था हमारा सेकेंड डायग्राम आपके एक्सरसाइज का। अभी ये करने के बाद अभी हम चलेंगे अपना नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पे, जो कि और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स मूव। होप सो आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मेरे सारे टेलीग्राम चैनल पे सब कुछ जाएगा, सारा नोट्स वगैरह जाएगा, सारा सोल्यूशंस वगैरह जाएगा, सारे एक्सरसाइज के पूरे सोल्यूशंस वगैरह जाएंगे, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद अभी हम चलेंगे एक्सपेरिमेंट थर्ड, एक मिनट, हाँ, हमारा ये थर्ड एक्सपेरिमेंट। तो अभी ये थर्ड एक्सपेरिमेंट है क्या हमारा, सबसे पहले हम वही देख लेंगे। थर्ड एक्सपेरिमेंट है हमारा, गिवन बिलो इज अ सेट ऑफ 6 एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स A to F केप्ट इन दिस स्टेट फॉर अबाउट 24 आवर्स। ठीक है, सब हमें ये जो A to F जितने भी फ्लास्क हैं, सेटअप्स किए गए हैं, हमें उनको स्टडी करना है। ठीक है, सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी फ्लास्क द डिफरेंट प्लांट पार्ट्स हैव बीन केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो डिफरेंट प्लांट के पार्ट्स हैं। ए में है फ्लावर, ठीक है, बी में है फ्रूट, सी में है लीव्स, डी में है पीसेस ऑफ स्टेम, ई में है हमारा रूट्स, और एफ में हमारा कुछ भी नहीं है। ठीक है, नो प्लांट पार्ट। तो इसको अगर हम काउंट करेंगे 3 4 5। ठीक है, तो इसका आंसर होगा A to E। ठीक है, A to E फ्लास्क में डिफरेंट प्लांट पार्ट्स दे रखे हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कीपिंग अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग लाइम वाटर इन ईच फ्लास्क। अगर हम देखेंगे कि तो हर ये जो फ्लास्क के अंदर एक ट्यूब, टेस्ट ट्यूब हमने डाल रखा है। ठीक है, ये जो है ये टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, इसमें हमने क्या भर्ती कर रखा है ना, लाइम वाटर हमने भर्ती कर रखा है, और हर फ्लास्क में हमने लाइम वाटर रख रखा है। तो हमने ये लाइम वाटर अब रखा क्यों है, इसका पर्पस क्या है। लाइम वाटर हमने इसलिए रख रखा है क्योंकि लाइम वाटर जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, अगर आपको याद होगा केमिस्ट्री से, अगर आपको याद होगा केमिस्ट्री, अभी याद करना पड़ेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का एक टेस्ट होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड टर्न लाइम वाटर मिल्की।
ठीक है, ये आपने केमिस्ट्री में जरूर पढ़ रखा है। तो वही रीजन हमें यहाँ पे लगाना है कि लाइम वाटर क्यों प्रेजेंट है, बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स द CO2। ठीक है, CO2 एब्जॉर्ब कर लेता है फ्लास्क में से, जिसकी वजह से वो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, और हमें पता चल जाता है कि CO2 प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ बी, लाइम वाटर एब्जॉर्ब्स CO2 present in the flask if CO2 is produced, lime water turns milky। ठीक है, ये था पहला पर्पस। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, इन विच ट्यूब और ट्यूब्स द लाइम वाटर विल टर्न मिल्की। अब ये पूछ रहा है कि कौन सा ट्यूब में या फिर ट्यूब्स में लाइम वाटर मिल्की होगा। ठीक है, ऑफकोर्स सी बात है कि जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कि प्रोड्यूस होगा वहां पर लाइम वाटर मिल्की बनेगा। तो अब हमने देखना है कि कौन कौन से फ्लास्क में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। तो अभी अगर हम देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रिलीज होगा, मतलब कि यहाँ पर तो कहीं दे नहीं रखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड है ऑलरेडी फ्लास्क के अंदर या फिर ऐसा कुछ। तो अभी हमें दिमाग की बत्ती लगानी है कि यहाँ पर रेस्पिरेशन फॉलो हो रहा है। ठीक है, रेस्पिरेशन हो रहा है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन के थ्रू क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन एब्जॉर्व कर ले रहा है और CO2 प्रोड्यूस कर रहा है। तो CO2 प्रोड्यूस कब कर रहा है, जब ऑक्सीजन हो। तो अभी हमें क्या पता, इसमें क्या देखना है कि कौन कौन से फ्लास्क में रेस्पिरेशन हो रहा है। कौन कौन से हो रहा है, ऑफ कोर्स ए में हो रहा है फ्लावर्स है, बी में हो रहा है फ्रूट्स है, सी में हो रहा है लीव्स है, डी में हो रहा है पीसेस ऑफ स्टेम है, और ई में रूट्स है। तो ऑफ कोर्स ये बात है कि ए से लेकर ई तक रेस्पिरेशन हो रहा है और CO2 प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो जहां जहां CO2 प्रोड्यूस होगा वहां पर लाइम वाटर मिल्की बनेगा। लेकिन एफ जो है हमारा, एफ में कुछ भी नहीं है, एफ हैज नथिंग। ठीक है, तो यहाँ पर तो कुछ रेस्पिरेशन हो ही नहीं रहा है, तो CO2 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर हमें ये लिखना है कि सी का क्या है, A2E। ठीक है, एंड बिकॉज एफ फ्लास्क डज नॉट कंटेन एनी प्लांट पार्ट्स। ठीक है, एफ वाला फ्लास्क में कोई प्लांट पार्ट्स नहीं है, इसकी वजह से रेस्पिरेशन नहीं हो रही है। ठीक है, तो हमने ये एफ लगा क्यों रखा है, हमने एफ प्लस रखा क्यों है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही पूछ रहा है कि सेटअप एफ है क्यों। तो सेटअप एफ जो है हमारा, वो है हमारा, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, सेटअप एफ इज द कंट्रोल फॉर द एक्सपेरिमेंट। आपको पता है कि हर एक्सपेरिमेंट में कंट्रोल तो होता ही है, तो ये है हमारा कंट्रोल। ठीक है, और जहां पर फॉर द एक्सपेरिमेंट, जहां पर ऑल द कंडीशंस आर सिमिलर एक्सेप्ट द प्लांट पार्ट। ठीक है, जो कि मिसिंग है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिफ्थ क्वेश्चन है कि व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट। हमारा कंक्लूजन क्या निकला इस पूरा एक्सपेरिमेंट का करने का। तो पूरा कंक्लूजन यही है कि रेस्पिरेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन इज टेकिंग प्लेस, respiration is taking place and carbon dioxide is produced। ठीक है, ये था हमारा थर्ड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जितना भी आपके से एक्सरसाइज में दे रखा है ना एक्सपेरिमेंट्स के क्वेश्चन, सिर्फ वही वाले करना है, हम लोग को ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, हम लोग को कुछ अंदर से नहीं पढ़ना है इन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। तो अभी हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट है हमारा ये फोर्थ एक्सपेरिमेंट। हम्म, हाँ, तो यहाँ पर हमारे हैं टोटल 6 क्वेश्चंस। तो अभी हम देखेंगे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्या। सबसे पहले ये मतलब कि हम एक्सपेरिमेंट है क्या, सबसे पहले तो वही देखते हैं। तो पहला ये पूछ रहा है कि फिजियोलॉजिकल प्रोसेस क्या है। तो एक्सपेरिमेंट ये कर रखा क्यों है, हम पहले देख लेंगे कि यहाँ पर 4 हमें वो दे रखे हैं। ठीक है, फ्लास्क दे रखे हैं हमें 4 फ्लास्क। ठीक है, जिसमें क्या क्या है, एक में है सोडा लाइम, एक में है लाइम वाटर, तीसरे में है जर्मिनेटिंग सीड्स, एंड चौथे में है हमारा लाइम वाटर। ठीक है,
तो यहाँ पर हमें ये दे क्या रखा है कि हम लोग को ये एक्सपेरिमेंट करना क्या है, कंक्लूजन क्या निकलेगा। हमने सेटअप इसलिए किया है यही देखने के लिए कि CO रेस्पिरेशन होता है एंड CO2 प्रोड्यूस होता है, हमें सिर्फ इतना देखना है और कुछ नहीं देखना। ठीक है, तो नेम द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बीइंग स्टडीड, तो वो हमें पता है, हमारा है रेस्पिरेशन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सोडा लाइम इन द बॉटल ए एंड व्हाई इज लाइम वाटर प्लेस इन बॉटल बी। अब लाइम वाटर प्लेस क्यों है आपको ये पता है अच्छी तरह से। ठीक है, लाइम वाटर इज प्लेस्ड बिकॉज लाइम वाटर CO2 टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ठीक है, हाँ, तो अब हमने देख बताना है कि बी, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ बी। ठीक है, बी में हम अब सबसे पहले बोल रहे हैं कि सोडा लाइम हमने बॉटल में रखा क्यों है। सोडा लाइम हमने इससे रखा है क्योंकि हमने प्रेजेंस देखना है कि CO2 की प्रेजेंट है कि नहीं है। तो सोडा लाइम का क्या करता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्व कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पैसेज है ना, ये जो फुल पैसेज है ए से, ठीक है, फिर ये बी, ठीक है, फिर उसके बाद ये सी, फिर उसके बाद ये डी, हमने इस पैसेज के थ्रू हमें ये पूरा एक्सपेरिमेंट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सोडा लाइम kept in A so as to check the presence of CO2। ठीक है, प्रेजेंट इन बॉटल बी, प्रेजेंट इन बॉटल बी, ये जो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है उसका प्रेजेंस देखने के लिए हमने सोडा लाइम ए में रखा है। अब लाइम वाटर क्यों रखा है, इसका हमने लिखना है द लाइम वाटर प्रेजेंट इन ए, सॉरी बी, एक मिनट, हाँ, इन बी shows that no CO2 no CO2 is entering bottle C। ठीक है, ये जो चारों बॉटल है ना एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो उसी की वजह से हमें ये जो CO2 का प्रेजेंस है हमें वो चेक करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से ये देखो ये यहाँ से जा रही है ना, बी से सी में जा रही है ना, तो हमें वही देखना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बॉटल ए में सोडा लाइम क्यों है, बॉटल बी में लाइम वाटर क्यों है। तो अब फटाफट से थर्ड क्वेश्चन में चल जाता है कि व्हाट चेंज वुड यू एक्सेप्ट टू ऑब्जर्व इन द बॉटल डी। अब बॉटल डी में हमने क्या ऑब्जर्व क्या किया है कि जो भी बॉटल डी में हमारा क्या है, लाइम वाटर है, तो लाइम वाटर प्रेजेंट है, तो फिर वो क्या शो कर रहा है, CO2 शो कर रहा है, which is produced due to the respiration of due to the respiration that took place in bottle C, जिसमें है हमारे जर्मिनेटिंग सीड्स। ठीक है, तो जर्मिनेटिंग सीड्स के थ्रू ही हमारा जो है वो रेस्पिरेशन होगा। ठीक है, तो जो भी CO2 प्रेजेंट होगा बॉटल सी से, वो लाइम वाटर जो सी से डी में जाएगा, तो डी में जाकर उसको मिलेगा लाइम वाटर, तो लाइम वाटर क्या करेगा, CO2 टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो इसकी वजह से हमारा ये आंसर बन चुका है। यहाँ पे मैं लिख रही हूं कि respiration took place in bottle C। ठीक है, produce CO2 which when passed to D it turned lime water milky। ठीक है, ये हमने ऑब्जर्व किया, ये हमारा है मेन कंक्लूजन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। अब फटाफट से चलते हैं हमारा फोर्थ, रिप्रेजेंट द फिजिकोलॉजिकल प्रोसेस नेम्ड इन ए अबव इन द फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ लिखना है इक्वेशन। तो हमें यहाँ पर कौन सी इक्वेशन डालनी है, हम लोग को यहाँ पर डालनी है C6H12O6 प्लस, यहाँ पर ऑक्सीजन का प्रेजेंस था तो ये एरोबिक है, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस हमारा होगा 38 ATP।
ठीक है, फिर उसके बाद फटाफट से फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा। फिफ्थ क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एक्यूरेट रिजल्ट्स द बॉटल सी शुड बी कवर्ड विद अ पीस ऑफ ब्लैक क्लॉथ बाय। हमें बॉटल सी को हमें ब्लैक क्लॉथ में क्यों कवर करके रखना चाहिए ताकि हमें एक्यूरेट रिजल्ट्स मिले? क्योंकि ब्लैक क्लॉथ से क्या होगा कि फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, सिर्फ रेस्पिरेशन होगा। ठीक है, इसका मैं लिख देती हूँ ओनली, एक मिनट, ओनली रेस्पिरेशन, एक मिनट, हाँ ये दिख नहीं रहा होगा अच्छे से ये वाला। यहाँ पे ये वाला मैं, बी वाला मैं मिटा देती हूँ, ठीक है, आप लोग पीछे करके आराम से लिख लेना सबसे। और मैं जितने भी आंसर्स हैं मैं ऑलरेडी मैं ये भेज रही हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे। और जितना भी एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस वगैरह हैं और दूसरे क्वेश्चंस हैं, मैं सारे सब्जेक्ट्स का, सारे चैप्टर्स का मैं उसमें भेजूंगी। सो प्लीज स्टे ट्यून टू दैट ऑल्सो। ठीक है, हाँ, तो अब आ जाते हैं अपना इस पे। हम्म, हाँ, तो ये क्या है हमारा, बोल रहा है कि हमें बॉटल सी को कवर क्यों करना है ब्लैक क्लॉथ से, ताकि हमें सिर्फ रेस्पिरेशन का हम रेस्पिरेशन ऑब्जर्व हो। सो देर इज नो स्कोप ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमें फोटोसिंथेसिस नहीं चाहिए ना, हमें फोटोसिंथेसिस चाहिए क्या? नहीं, हमें सिर्फ रेस्पिरेशन देखना है। एंड रेस्पिरेशन इज ऑब्जर्व्ड। ठीक है, फिर आता है लास्ट क्वेश्चन हमारा। इफ बॉटल सी वाज फिटेड विद अ 3-hole रबर स्टॉपर एंड थर्मोमीटर वाज introduced in such a way that its bulb reaches close to the germinating state, what would you observe and why? ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर हम एक थर्मोमीटर इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा। अगर हम थर्मोमीटर इंट्रोड्यूस करेंगे बॉटल सी में तो क्या होगा कि टेम्परेचर जो है, जो भी चेंज इन टेम्परेचर हमें देखने को मिलेगा वो चेक किया जाएगा या फिर ऑब्जर्व किया जाएगा। ठीक है, तो रेस्पिरेशन जो भी किया जाएगा उसमें देयर विल बी अ राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में राइज होगा। ठीक है, और अगर राइज नहीं हुआ टेम्परेचर में तो मतलब कि रेस्पिरेशन नहीं हुआ। ठीक है, तो इसीलिए ये हम लोग को कंक्लूजन मिलेगा कि अगर हम वहां पर 3-hole रबर स्टॉपर लगाकर अगर हम थर्मोमीटर इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ टू ऑब्जर्व द चेंज इन द rise of temperature if respiration took place। ठीक है, अगर रेस्पिरेशन होगा मतलब कि चेंज इन टेम्परेचर तो होगा ही होगा, और अगर टेम्परेचर नहीं, मतलब कि अगर रेस्पिरेशन नहीं हुआ तो टेम्परेचर हम लोग को एज इट इज मिलेगा, टेम्परेचर में हमें कोई भी मतलब कि फ्लक्चुएशन हमें नहीं देखने को मिलेगी। तो यही हम लोग को मतलब कि अगर हम ये करेंगे इंट्रोड्यूस तो हम लोग को यही ऑब्जर्व करने को मिलेगा। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट्स। और बाकी के जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी इस वीडियो के अपलोड होते बाद ही। सो प्लीज चेक टू दैट। और इसके बाद, इसके पहले भी जितने भी चैप्टर फिजिक्स का मैंने किया है, ठीक है, वो सबका भी मैं डाल दूंगी। और जितने भी न्यूमेरिकल्स वगैरह में अगर किसी में भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं थ्रू कमेंट्स और थ्रू ईमेल, एनीथिंग। और मेरा टेलीग्राम का लिंक जो है वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे रखा होगा मैंने। ठीक है, सो प्लीज चेक दैट। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज फ्रीली पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।